अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब हैं। इस दफ़ा ऑल आउट थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि अब से 2 घंटे के बाद हम अपने मुल्क का यौम दिफा मनाएंगे और जो 1965 की वॉर हुई थी आज उस हवाले से ज़रा थोड़ी सी यादें ताज़ा करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं इस वक्त चविंडा महाज पर मौजूद हूँ। ये इलाका सारी दुनिया जानती है इसका नाम कि जब 1965 की वॉर हुई थी और ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये इंडियन टैंक है, ये पाकिस्तानी टैंक नहीं है जो यहाँ टैंक छोड़ के भागना पड़ा था भारतीय फ़ौज को। ये वो टैंक आपको दिखाई दे रहा है और इस सेक्टर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। इस महाज के ऊपर अगर आप देखेंगे ये प्लेन जिसने पार्टिसिपेट किया था इस पूरे इलाके में, अगर मैं चारवा सेक्टर की बात कर लेता हूँ, रोज़ाना हम सुनते हैं फायरिंग हो गई, हम उसी सेक्टर में मौजूद हैं। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर है जहाँ से हम ऑल आउट प्रोग्राम कर रहे हैं। 1965 की यादें सबको याद हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे, क्रिकेट भी दिखाएंगे कि चारवा सेक्टर में क्रिकेट किस तरीके की खेली जा रही है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत जो हमें 1965 की वॉर के हवाले से आगाह करेंगे, उनसे जो है वो आपकी मुलाकात करवाते हैं क्योंकि बताएंगे कि चविंडा महाज पर क्या कुछ हुआ था 1965 की वॉर में। 2 घंटे के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 घंटे के बाद हम अपना यौम दिफा मनाने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस इलाके में रहते हैं, ज़रा थोड़ी सी हमें डिटेल बताएं 1965 वॉर की कि क्या कुछ हुआ था यहाँ चविंडा में। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप चुंडा तशरीफ़ लाए इतनी दूर से और ये चुंडा महाज की अहमियत को उजागर करने के लिए आपने ये सारा काम किया। मुसीकुररहमान मेरा नाम है और हम जो आपकी तरह लोग आते हैं, सयाह आते हैं, उन सब को बताते हैं कि जंग कैसे हुई। हमारे पास मैप्स हैं। तो ये बड़ी एक हैरानकुन जंग है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान में आपस में 3 बड़ी जंगें लड़ी हैं, लेकिन चुंडा महाज की अहमियत ये है कि इस महाज पर सबसे बड़ी दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की लड़ाई जो है वो हुई है। और हमारे इस महाज पे हमारे पास सिर्फ 44 टैंक थे, आपको पता है, और भारत के पास उस वक्त जो एक हमला चविंडा की तरफ आया ये 250 टैंक पे मुश्तमिल था। तो आइए ज़रा वो भारत का एक टैंक भी दिखाते हैं कि जो हमारी अफवाज ने जो है वो यहाँ पे पकड़ा था। ये ज़रा यहाँ आइए ज़रा जनाब, इस टैंक के पास खड़े होंगे। 1965 की वॉर में ये भारत का टैंक है जो हमने ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया था और चविंडा की आवाम का भी बड़ा रोल था। वसीक भाई, हमारे यहाँ चविंडा में जितनी भी आवाम उस वक्त मौजूद थी उसमें जो हमारे मर्द हजरात थे वो अपनी फैमिली को महफूज मुकामात पहुँचाने के बाद चविंडा में आ गए वापस और अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ उन्होंने शाना बिशाना वो जंग लड़ी है कि उन्होंने अपने सीनों के ऊपर बम बांध कर अपनी पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिलकर भारतीय टैंकों के परखच्चे उड़ाए हैं सर ज़मीन पे। और यहाँ की औरतों का रोल ये है कि एक यहाँ हमारे चविंडा में बड़ी मशहूर दास्तान है कि एक माई बरकते हुआ करती थी। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर उसका घर था और उसका आगे पीछे कोई नहीं था। जब जंग शुरू हुई है तो फ़ौज ने उसको कहा कि माई जी आप भी चले जाओ कहीं। उसने कहा बेटा मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं, यहीं मरूंगी। और उसका काम ये था कि वो उसने एक तंदूर लगा के रोटियां लगा के अपना गुजर वक्त करती थी वो। और जब वो फ़ौजी पास से गुजरते उनको खड़े होकर वो रोटी पेश करती, सालन पेश करती और यही इसी तरह का जज्बा ईमानी था उस वक्त लोगों में। सलाम है माई को, बहुत सलाम है। माई बरते उनका नाम है और इस तरह की और बहुत सी दास्तानें यहाँ बच्चे को अपने बुजुर्गों से सुन के असबर हैं। और ये टैंक जिसकी आपने बात की है इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 16 कैवलरी जो भारतीय फ़ौज का तकब्बर और घुमंड था, पूना हार्स जो उनके पास थी और इसको कहते थे काला हाथी फोर्स, ये उसका टैंक है। और आप देख रहे हैं कि ये उन कब्रों में काला हाथी फोर्स, ये इंडिया का जो 1965 वॉर में ये नाम था इस टैंक का। तकब्बर का एक तकब्बर था उनका, एक गरूर था उनका जो पाकिस्तान ने इधर मिलिया मीट किया है। और ये टैंक जो है ये 16 कैवलरी उनकी एक उसमें हमने छीना था उनसे फ़ौज पाकिस्तान ने। और इस तरह के 38 और टैंक थे जो बड़ी दुरुस्त हालत में हमारे इधर चविंडा में मौजूद रहे हैं, 20 साल खड़े रहे हैं। तो बाद में वो वार ट्राफी के तौर पर मुख्तलिफ बटालियंस को सप्लाई कर दिए गए हैं। तो ये है इस टैंक की तारीख। बिल्कुल इस टैंक की तारीख तो है, लेकिन चविंडा के अवाम, मैंने यहाँ के लोगों में एक फ़ख्र देखा है। बिल्कुल यहाँ से आप तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। फायरिंग आमतौर पे यहाँ पर होती रहती है। तो हमें यहाँ की मैं क्रिकेट कवर करने के लिए आया कि यहाँ क्रिकेट कैसी होती है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर शहरों से क्रिकेटर बहुत कम आ रहे हैं और गाँव देहात से आते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा, लेकिन ज़रा यौम दिफा ज़रा मनाते तो है ना कि इंडियन टैंक के साथ खड़े होकर मौका कितना मिलता है हमें बात करने का। जी तो जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
यहाँ के अवाम का, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद, हमारे तमाम सिक्योरिटी हुकाम, पुलिस, दीगर इदारे जिंदाबाद। लेकिन मैं बात ये कर रहा था, चविंडा की अवाम ने, मैं जो आज जिस इलाके में खड़ा हूँ, सुनने में आया है कि पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने जो है वो बम बांध के जो है वो इंडियन टैंक के नीचे लेट गए थे और ऐसा मुकाबला किया था। तो यहाँ की आवाम का क्या रोल था, जैसे अभी आपने मई की बात बताई थी? जी, इसमें जब ये जंग शुरू हुई है तो हमारे चिमटा के लोगों ने अपने दफा के लिए एक रज़ाकार फोर्स बना ली आज खुद, और उनका काम ये था उस रज़ाकार, उसमें तकरीबन 200 के लगभग नौजवान मौजूद थे। तो वो चिमटे का दफा भी कर रहे थे, और ये जो जंग हुई है ये चिमटा के बिल्कुल साथ हुई है, 1 किलोमीटर के इलाके में लड़ी गई है जंग। और जंग की जब 19 तारीख को एक बहुत बड़ा हमला उन्होंने किया, तो उस वक्त गुमसान का वो रन पड़ा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, यानी कि टैंक आपस में आमने सामने से मडबीड हुई है उनकी, जिस तरह पुरानी कन्वेंशनल वार हुआ करती थी, घोड़े आइए थोड़ा आगे आते हैं जी। और जिस तरह घोड़े और वो सारे इस तरह टैंक आपस में इधर में भिड़े हैं। तो वो इतनी करीब थे धूल और धुएं की वजह से कि जो विजन है वो ज़ीरो हो गई हुई थी। और उसी जंग के दौरान जब हमारे जनरल थे इधर, एक ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक, तो उन्होंने अपील की कि ये जो यलगार आ रही है टैंकों की, इसको रोकने के लिए कुछ ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो अपनी जान जो है उसकी परवाह ना करें। और यकीन कीजिए जब ये उन्होंने अनाउंसमेंट की हमारे रेलवे स्टेशन चिवंडा के ऊपर, तो उस वक्त जितने भी उधर जवान थे सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने चंद एक लोगों का इंतखाब किया ताकि उन टैंकों को रोका जा सके, बाई हो कार करो किसी तरह, जंग है ना, तो उसमें उन्होंने पूरी जो अपनी जान है उसको दाव पे लगाया, माइन्स बांधी अपने पेटों के ऊपर, अपने सीनों के ऊपर, और उन टैंकों के ऊपर खच्चे उड़ाए उन लोगों ने। इसमें सिविलियन भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान जो है उसको दाद देना पड़ेगी कि उसकी जो जितनी भी इन्फेंट्री थी, जितनी भी आर्मर्ड फोर्सेज थी, जितनी भी पाकिस्तान की एयरफोर्स की बड़ा ज़बरदस्त कारनामे हैं इधर, पाकिस्तानी तोप खाने के बड़े ज़बरदस्त कारनामे हैं इधर। तो ये सारी की सारी जंग जो है ये अल्लाह की नुसरत, आपको पता है कि सूरह अनफाल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अगर ये मोमिनीन अपने जज्बा ईमानी से जंग करेंगे तो एक जो है वो 20 के ऊपर भारी होगा। तो ये इम्प्लीमेंट हुई आयत इधर चिवंडा में, और ये अल्लाह का करम का शुक्रिया उसका। बहुत ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह जो ये काम दिखाई दिया। जैसे अभी बात की कि ये एयरफोर्स का जहाज़ भी आपको दिखाई दे रहा है कि जिसने 1965 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था। इधर आ जाते हैं तो वो आपको तोप भी दिखाई दे रही है जिसकी अभी बात कर रहे थे वासिक साहब। आप यहीं रहे हैं, यहीं पर ही जर्नलिज्म भी करते हैं, तमाम चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक और साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल तशरीफ़ रखें ज़रा। ये वो बुज़ुर्ग हैं कि जिन्होंने 1965 की वॉर देखी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है सर आपका? हाजी मोहम्मद सईद भट्ट। हाजी मोहम्मद सईद भट्ट साहब, वॉर आपने देखी यहाँ पर चविंडा में जब भारतीय अफवाज आ गई थी, तो क्या सूरत हाल थी? मैंने 3 जंगें देखी हैं। सन 47 की जंग में 7 साल उम्र थी। लाहौर बागे बॉर्डर पर हमारा ख़ानदान आया, 200-300 घर था। हम पैदल चलकर रावी क्रॉस करके लाहौर पहुँचे। वहाँ से हमें पसरूर शिफ्ट किया गया। सन 47 के बाद हमने 65 की जंग को देखी। उस वक्त मेरी उम्र कम से कम 40-42 साल थी। मैंने 6 तारीख को रात को अयूब खान साहब की तकरीर सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के दुश्मन की तोपों का मुंह हमेशा के लिए मोड़ दो। मैं उस वक्त गुजरात में था। सुबह मैं 7 बजे 7 तारीख को यहाँ पहुँचा, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ बिल्कुल खामोशी है। लोग बॉर्डर से आ रहे हैं, सामान लदा हुआ है, बच्चे जा रहे हैं। यहाँ इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पसरूर का, ये चिवंडे का कॉलेज है गर्ल का, वहाँ सिविल अस्पताल था। वहाँ चंद औरतें आई जख्मी होकर, उनके पुस्तान कटे हुए थे। मैंने जब देखा तो मैंने वापस की अदा किया कि मैं अब बॉर्डर पर जाऊँ। मैंने काफ़ी आदमी इकट्ठे किए और साथ लेकर बॉर्डर पर जाने की तवक्को की। तो फौज ने कहा कि अभी टैंक 600 टैंक का हमला है, वो हम सोच रहे हैं किस तरीके से उसको रोका जाए। 4-5 जर्नल यहाँ हदीसिया स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में आए, वहाँ उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने आकर यहाँ एक प्रोग्राम बनाया कि इस 600 टैंक के हमले को किस तरह रोका जाए। 600 टैंक के लिए 10-12 जवान शोहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हुए बम बंद कर टैंकों के आगे लेट गए। किंगरा मोड़, तुलसीपुर, पड़ियार, चांबलेहाल, किंगरा, फ्लौरा से होते हुए टैंकों का एक काफिला खानावाली से होते अलर्ट जब जाते पहुँचा था। अलर्ट स्टेशन पर उनका कब्जा था, चिविंडे स्टेशन पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा था। चिविंडे स्टेशन के सामने जो आबादी अब आबाद है, उसके नीचे कम अज़ कम 3-4 हज़ार लाशें इंडिया के टुकड़े टुकड़े अपनी आर्मी ने दफन किए थे। उनकी खाक भी अब नीचे है, उनके ऊपर मकान बन गए हैं। जब हमने देखा कि सीज फायर 17 दिन के बाद हुआ है, तो हम गुजरात अपनी फैमिली को लेकर यहाँ चिविंडे से 11 तारीख को यहाँ से निकले।
मैंने जाके चौधरी ज़हूर अली साहब जिंदा थे, मेरा उनसे सलाम अलैकुम थी, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे तमाम मकानात और रिहाइश का इंतज़ाम करके खाने पीने का इंतज़ाम किया। ये चौधरी सज्जाद हुसैन, चौधरी मुनस अलाई, चौधरी ज़हूर परवेज़ अलाई, इन ख़ानदान के साथ इतना मेरा गहरा तल्लुक़ था कि मैं गुजरात में कम अज़ कम 9 साल नौकरी करता रहा। उसके बाद मैं सियालकोट आ गया। सियालकोट से आकर मैं अपनी मकान में इधर शिफ्ट हो गए। सीज़ फायर के बाद हमने क्या देखा कि हमने ये यादगार के करीब जो यहाँ यादगार बनी हुई है, इसमें चंद टुकड़े हमारे फौजियों के जो टैंकों के नीचे आए थे, जो यहाँ नज़दीक थे वो यहाँ दफन किए गए, जो टुकड़े फ्लोरे के करीब थे वो फ्लोरे की सड़क के करीब दफन किए गए। जब हम इन देख रहे तो हम फौज ने आर्मी को हमने देखा, हमने आर्मी को बोला कि हमारी अवाम चुविंडे की जो उस वक्त 18, 12 या 13 हज़ार की आबादी थी, उस वक्त 12 ट्रेनें चलती थी, 2 बैंक थे। अब उल्ट हो गया है कि 12 बैंक हैं, 2 ट्रेनें हैं, 80 हज़ार की आबादी है। खुदारा इस कस्बे का सोचो, ये कस्बा वो कस्बा है जहाँ करबला शुहदा की याद ताज़ा करती है फौज हमारी। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप जिंदाबाद, आपका आपने दोबारा नाम बताइएगा? सईद भट्ट। सईद भट्ट साहब जिंदाबाद। ये वो पाकिस्तानी है कि जिन्होंने वो वॉर अपनी आंखों से देखी है। ये तमाम की तमाम सूरत हाल हम आपको चविंडा महाज से दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि क्रिकेट पे बात नहीं होगी, ये एक महाज के सिपाही हैं। कौन है ये, इस बारे में बताएंगे। इनको वैसे आप जानते होंगे, पाकिस्तान के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा भी होंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। और फिर चारवा सेक्टर में जो गांव आते हैं, वहाँ क्रिकेट का क्या सूरत है, क्योंकि ये जो चौधरी मोहसिन अल मारूफ पप्पू जापानी साहब हैं, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस इलाके की क्रिकेट में। और एक बात सच है, पाकिस्तान में अब शहरों से क्रिकेटर नहीं आ रहे, बल्कि गाँव देहात से आ रहे हैं। ब्रेक के बाद सारी डिटेल आपको बताते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चारवा सेक्टर, आप अक्सर खबरें सुनते रहते हैं जहाँ से फायरिंग हो रही होती है। बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का आज स्पेशल शो ऑल आउट आपके लिए हम लेकर आए पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से, और चारवा सेक्टर से हम प्रोग्राम कर रहे। अभी आपने देखा था चविंडा में हमने आपकी मुलाकात कराई थी उन लोगों के साथ कि वो तमाम के तमाम लोग के जिन्होंने 1965 की जंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, आज उनकी फैमिलीज़ कितना फ़ख्र करते हैं। लेकिन आज मैं एक और काबिल फ़ख्र शख्सियत के पास यहाँ पर आया हूँ। आपने देखा होगा पाकिस्तान में क्रिकेटर्स इस वक्त बड़े शहरों से नहीं आ रहे। हाल ही में अगर आप देखें, जो चंद दिन पहले इंटरसिटी क्रिकेट चैम्पियनशिप ख़त्म हुई है, उसमें अगर मैं बात करता हूँ सऊदर्न पंजाब की, तो सऊदर्न पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। या मैं अगर सेंट्रल पंजाब की बात कर लेता हूँ तो लाहौर नहीं जीता था, बल्कि नवाही इलाकों से खिलाड़ी आ रहे हैं और उन पर मुश्तमिल टीमें जो हैं वो ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिब्बे में। ये गांव भी जो है वो चारवा सेक्टर से बिल्कुल बॉर्डर के साथ वाक़ है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलवाते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से, क्योंकि एक शख्सियत को तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जो दूसरी शख्सियत हैं उनका तारुफ भी अब उनको पहचानने लगे हैं लोग बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इस्माइल 1122 क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ से जो चौधरी पप्पू जापानी साहब की कोशिशें हैं, चौधरी मोहसिन अल मारूफ पप्पू जापानी साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जो यहाँ क्रिकेट को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के वो टेस्ट क्रिकेटर के जिन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया था, यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट कोच, ख़ास तौर पे पप्पू जापानी साहब की दावत पर इस्लामाबाद से यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर क्या आगे गुफ्तगू होती है वो आप खुद ही सुनेंगे। पप्पू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पप्पू भाई, इस्माइल 1122 क्रिकेट ग्राउंड और जिस तरीके से आपकी क्रिकेट में काविशें हैं वो सब देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मारखोर चैम्पियनशिप में आपकी टीम रनर अप रही थी, तो क्या कोशिशें कर रहे हैं? जापान में बिजनेस छोड़ के यहाँ कर क्या रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल आपने सही बोला है। मैं जापान से बिज़नेस छोड़कर इधर आया हूँ, क्रिकेट की खातिर ही खिदमत करने के लिए आया हूँ पाकिस्तान की, और क्रिकेटर को प्रमोट करने के लिए आया हूँ।
और बाहर से भी कर सकता था, लेकिन जो पास रह कर जो मज़ा आता है ना वो दूर से नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुश हैं, वो लोग जो खेलते हैं हमारी तरफ से इस्माइल यारां भाई की टीम में जो खेल रहे हैं वो खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि मैंने उनको मैं उनके साथ खड़ा था, और वो इसलिए खुश हैं कि ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे लिए जापान से आकर मारखोर में जो हेल्प और जो मदद दी है उस पर बहुत खुश हैं वो। देखो हसन, वैसे पप्पू जापानी साहब ऐसे बहुत सारे किरदार हमने देखे कराची में माजी में हुआ करते थे, अच्छे भाई, और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने यंगस्टर्स को बनाने में बड़ा ही अहम रोल प्ले किया था। आज हम पंजाब में देख रहे हैं और नवाई इलाकों से क्रिकेटर ज़्यादा सामने आ रहे हैं, आप ये चीज़ देख रहे होंगे। तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग है इस वक्त इस लिब्बे गांव की, अगर मैं बात कर लेता हूँ, या इसमें जितने भी चारवा सेक्टर के करीब गांव हैं जो ये खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, स्पेशली पप्पू भाई के लिए और पूरे पाकिस्तान की कौम के लिए। और जितने भी यहाँ पर लिब्बे में जो शहर में बच्चे खेलते हैं, जो लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जो क्रिकेट से शौक़ रखते हैं, ऑब्वियसली 23 करोड़ की आवाम है। आजकल टेप बॉल इतनी पॉपुलर हो गई है कि आजकल टेप बॉल के मैचेस भी टीवी पे आना शुरू हो गए हैं। इसमें हमारी यूथ जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, उनको शौक़ पैदा होता है स्पोर्ट्स का। अच्छा कॉस्ट है ये। और जिस तरह ये पप्पू भाई, जैसे आपने बताया, जापान हो गई है, दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, मगर ये वापस पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर जो है बच्चों को क्रिकेट के लिए सपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के लिए। और जहाँ लिब्बे का आपने नाम लिया, सियालकोट के पास ये जगह है, इस्माइल 112 चारवा सेक्टर बॉर्डर भी हसन, हम बिल्कुल यहाँ से खड़े होकर लाइटें देखते हैं। हिस्ट्रिकल जगह है ये यहाँ पर, और यहाँ पर चविंडा इसके पास है, और स्पेशली सियालकोट पास लगता है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के मारूफ प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ से। अगर मैं शुएब मलिक का नाम लूँगा तो वही यहाँ की पैदावार है पूरी ज़िंदगी। ज़हीर अब्बास साहब लेजेंडरी, मेरे भी फ़ैन हैं और मैं उनका भी फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि जब वो एज ए सिलेक्शन कमेटी में थे तो एशियन ब्रेडमैन का उनका नाम दिया गया है और दुनिया में सारी दुनिया उनको जानती भी है। तो ऐसी ज़रखेज़ मिट्टी, ऐसी ज़रखेज़ ये जगह हैं पाकिस्तान की कि जो आपने जैसे बताया कि एक टाइम पे प्लेयर हमारे लाहौर से निकलते थे, कराची से निकलते थे, मगर अब ऐसी जगहों से निकल रहे हैं प्लेयर, और ऐसे लोग जो हैं उनको इनिशिएटिव हैं, ऐसे लोग जो हैं सपोर्ट करें क्रिकेट को। आई थिंक ये बहुत बड़ा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट में। आपने चारों टूर्नामेंट जीत लिए और सियालकोट रीजन के जितने टूर्नामेंट थे आपका क्लब जीतने में कामयाब हो गया, इस्माइल 1122 जीतने में कामयाब हो गया। ये कौन सा जादू है? हालांकि सामने सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और सब लोग खेल रहे थे, आपने गांव के बच्चों को क्या तैयार किया? फिल्म बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नसीम भाई, जैसे आपने बोला ना कि गाँव के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, वो ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, तो बात यही है कि जो लोग बैकवर्ड इलाके से जिनका तल्लक है ना, एक तो वो अपना गांव के रहने वाले हैं, बॉडी उनकी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए वो मेहनत भी करते हैं और अल्लाह पाक का कुछ हम पे एहसान भी समझ लें, लक भी समझ लें। जितने टूर्नामेंट सियालकोट में 2 साल में हुए हैं हार्ड बॉल के, वो इस्माइल यारां भाई ने सिर्फ जीते हैं। यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? अगर हम देखें कि एक गांव के इलाके से अपनी टीम को तैयार किया, सियालकोट शहर, यहाँ से सियालकोट शहर वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल है कोई पौने घंटे का रास्ता होगा। सड़कें क्योंकि टूटी फूटी हैं, 15 किलोमीटर यहाँ से है, लेकिन वो 15 किलोमीटर का फासला तय करने में खासा वक्त लग जाता है। हसन, जो ये काविशें आप देख रहे हैं, जिस तरीके की काविशें देख रहे हैं, ख़ासतौर पर आज पप्पू भाई ने आपको मदू किया। पप्पू भाई, वैसे हसन रज़ा को बुलाने का मकसद क्या है, कोई ख़ास तो बताएँ? हसन भाई को बुलाने का मकसद यही है कि ये जो बच्चे हमारे इधर खेल रहे हैं उनको आकर उनके साथ जब बात करते हैं ना, उनकी और दिलेर हो जाते हैं फिर कि हमारे साथ एक लेजेंड क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम जिसका है, वो हमारे दरमियान खड़ा है। इसलिए हमने बुलाया था कि उनके साथ जो है ना उनको थोड़ा सा वो टिप्स देंगे और उनको और ज़्यादा जो है ना खेलने का मौका मिलेगा और अच्छा खेलेंगे फिर। इनकी खिदमत अगर हम देखते हैं क्रिकेट के मैदान में तो हसन दिखाई देती है। आप इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे पप्पू भाई की दावत पे आ रहे हैं, मुझे इन्होंने मदू किया, लेकिन ये जो पीछे एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है हसन, जो इनकी पप्पू जापानी साहब की काविश, ये जो इस्माइल 1122 इस इलाके के लिए है, ये कमाल दिखाई देता है कि अभी यहाँ से एम्बुलेंस में लोगों को लेकर गए, जो लोग बीमार एकदम से पड़ जाते हैं। इस गांव देहात में ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। देखिए असीम भाई, हम तो टीवी पे बैठते हैं, बातें करते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगहें जिन्होंने लोगों ने जगह देखी नहीं है। आज हम उस मकाम पे आए, हमने ये जगह देखी है कि एक अकेला फ़र्द जो है वो इतनी इनिशिएटिव ले रहा है और बच्चों को स्पेशली उनको क्रिकेट की इक्विपमेंट्स दे रहा है, वो चीज़ें दे रहा है, और इतना सारा भी जो ग्राउंड है इनके पास ज़मीन है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रमोट करें और क्रिकेट ग्राउंड अच्छा सा बनाएं बच्चों के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इनका जो नेचर है खुद एक ह्यूमन बीइंग नेचर है और क्रिएटिव जहन होता है ऐसे लोगों का, जो मौका देते हैं लोगों को और चांस मिलता है उनको और वो विल कहते हैं, फिर पाकिस्तान के स्टार बनते हैं। जहाँ पर आपने बात की, यहाँ पर रोड भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी हो रही है, गाँव के लोग भी रहते हैं,
इस्माइल 112 जो है इनके फादर साहब का भी नाम है, उनके नाम से उन्होंने ये फाउंडेशन बनाई हुई भी है और यकीनन अल्लाह मियाँ खुश हो रहे होंगे बिल्कुल। और उनके फादर भी रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होता है कि एक बेटा जो एक फादर के लिए इतनी बड़ी कॉज में ये चीज़ें कर रहा है। रेस्क्यू यहाँ बनाई हुई है, रेस्क्यू की टीम बनाई हुई है, यहाँ पर अफराद लोग रखे हुए हैं, मंथली सैलरी पे रखे हुए हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि ऐसे लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए, इनकी इंडिविजुअल के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, और बढ़ चढ़ के और भी लोग इसमें हिस्सा लें ताकि आगे ये क्रिकेट को और पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट हो गई या हार्ड बॉल क्रिकेट हो गई, इसको और मज़ीद प्रमोट करें। बिल्कुल, जैसे अभी हसन ने बात की कि ये इदारा इस्माइल 1122 तो आपको पता है रेस्क्यू का इदारा है पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में अगर हम देखते हैं। लेकिन इस्माइल 1122 ज़रा शुएब साहब दिखाइएगा पीछे भी, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इनकी अपनी काविश दिखाई देती है जहाँ पर ये बीमार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अपने गाँव से मुल्क लोगों को। वहीं ये क्रिकेट को जिस अंदाज से रेस्क्यू कर रहे हैं, इस्माइल 112 क्रिकेट ग्राउंड, रोज़ बारिशें हो रही हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से घास बढ़ गई है। ये अपनी मदद आप अपने मुलाजमीन से इस यहाँ की घास कटवाते हैं, जिसमें यहाँ के क्रिकेटर्स मदद करते हैं। कैसे काम करते हैं ये लोग, आइए चले आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेटर तो देही इलाका जात, गाँव से, छोटे शहरों से आ रहा है, बड़े शहरों से नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर यहाँ इस्माइल 1122 क्रिकेट ग्राउंड की मैं बात कर लेता हूँ कि जहाँ की टीम ने सियालकोट के चारों टूर्नामेंट जीत लिए, जहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स खेल रहे थे, लेकिन यहाँ की सूरत-ए-हाल ग्राउंड, ये पिच आप देख सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी मदद आप बनाते हैं। इन्होंने ये ख़ुद रोलर तैयार किया, ये तमाम रोलर के साथ जो है वो इस पिच को रेडी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद शहरों में जो बड़ी बड़ी सहूलतों वाले ग्राउंड्स हैं जहाँ क्रिकेटर्स खेलते हैं उनको जाके शिकस्त देते हैं। तो यहाँ जो एक जेन्युइन तगड़े किस्म के लोग होते हैं उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि ख़ुद पिच तैयार करते हैं। और ये इस्माइल 1122 की क्रिकेट टीम, पप्पू जापानी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हसन रज़ा भी यहाँ मौजूद हैं। ज़रा कुछ क्रिकेटर से बात करते हैं। इस्माइल 1122 पप्पू जापानी, और ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान का फ़्लैग। रहते ही जापान में, लेकिन पाकिस्तान इनके दिल के अंदर जो है वो इस तरीके से बसा हुआ है। कैसा लगता है आपको, इस्माइल 1122 की जानिब से क्रिकेट खेलते हैं फ़हद बाजवा, ये तगड़े किस्म के बैट्समैन हैं, ये ऐसे बैट्समैन हैं कि आने वाले वक्त में इनको ज़रूर देखेंगे, और सियालकोट क्रिकेट एसोसिएशन को इन क्रिकेटर्स को ज़रूर देखना चाहिए कि ये किस तरह जाके आ रहे हैं। फ़हद कैसा लगता है पप्पू भाई की तरफ से खेल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, जब आपको पता है कि धातु में क्रिकेट बहुत मुश्किल खेलना है, तो मोहसिन भाई अलमरूफ पप्पू जी पानी साहब हमें इधर क्रिकेट ग्राउंड सब कुछ मुहैया करते हैं, सामान, बैट, जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें हम मुहैया करते हैं, हत्ता कि शूज़ तक जो भी मतलब चाहिए होते हैं वो देते हैं। उसके बाद पैसे देते हैं प्लेयर्स को, खेलने का मौका देते हैं। बहुत अच्छे टूर्नामेंट सियालकोट में, जो भी सियालकोट में हो या पूरे पाकिस्तान में हो, जिधर भी टूर्नामेंट्स हों, हमें हमारी टीम उधर जाती है, हम खेलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने 4 टूर्नामेंट खेले, सिर्फ 4, तो 4 ही हमने विन किए। तो ये सारा क्रेडिट पप्पू भाई को जाता है, जिन्होंने देहातों के प्लेयर्स को अच्छी क्रिकेट, अच्छे ग्राउंडों में खेलने का मौका दिया। तो हम जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। बिल्कुल, आप कैप्टन हैं टीम के, क्या नाम है आपका? ज़की शाज़ खान। ज़की शाह, ज़की शाज़। ज़की, आप जो इस्माइल 1122 से क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं है, ये पिच वगैरह जो हम देख रहे हैं ये सब आपके अपने एफर्ट होते हैं? जी, ये हम खुद बनाते हैं, पप्पू भाई ने ये सारा कुछ हमें करके दिया हुआ है, कोई पीसीबी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो भी है इन्होंने खुद, और हम लड़कों के साथ ले के चलते हैं ये लड़कों को, उनको देख के ये फिर अपना जो है ना लड़कों के साथ अच्छा तावन करते हैं सारा कुछ, फिर लड़के फिर उनको अच्छे, उनका रिज़ल्ट इनको अच्छा मिल रहा है। हम लोग 4 टूर्नामेंट खेले हैं माशाल्लाह, इनकी वजह से ही यहाँ पे नेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसी का हमें फ़ायदा हुआ है। और हमने इस साल 4 टूर्नामेंट खेले हैं और माशाल्लाह 4 वन किया। बात कोई फाइनेंशियली भी ख्याल रखते हैं पप्पू भाई? खड़े हुए तो यहाँ पर हैं, सच बोलना बिल्कुल, अगर ये प्रॉपर हर चीज़ में ख्याल रखते हैं, जो आपके तगड़ापन डाइट वगैरह में देख रहा हूँ, हर चीज़ में ख्याल रखते हैं? जी नसीम भाई, चौधरी साहब, मोहसिन भाई हमें हर चीज़ मुहैया करते हैं, पैसे भी देते हैं, मैच फीसें भी देते हैं। उसके साथ साथ इनकी पूरी कोशिश है कि हम इंटरनेशनल सतह पे खेलें, और जितना भी हो सके हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम अच्छी एफ़र्ट करके और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और अब पाकिस्तान के लिए खेलने की ख्वाहिश भी है। तो बचपन से यही करते चले आ रहे हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत थी ऐसे लोगों की, जो मोहसिन भाई की, तो
अल्लाह का शुक्र है, हमें मोहसिन भाई मिले, हमें अच्छे टूर्नामेंट खिला रहे हैं, क्रिकेट दे रहे हैं, अच्छी ग्राउंड मुहैया कर रहे हैं, इधर नेट है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। अपनी ज़ाती ग्राउंड में, अपनी ज़ाती ज़मीन में इन्होंने ग्राउंड बनाई है, तो अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं कि हम इधर आके प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर खेलते हैं, क्लब में मैचेस होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे कि हम मोहसिन भाई का भी नाम रोशन करें, अपना भी, और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान का भी। बिल्कुल। और वैसे योम दिफा पे ये खास प्रोग्राम हो रही है। देखिए इधर ये देखिएगा, यहाँ पे इस्माइल 1122 में पप्पू जापानी साहब ने बैन स्ट्रोक्स भी जो है, इधर ज़रा देखे तो सही, ये स्टाइल बिल्कुल बैन स्ट्रोक्स का, यानी कि लिब्बे में बैन स्ट्रोक्स भी अवेलेबल मिलेंगे आपको। पप्पू भाई अगर हम बात करते हैं, ये तमाम के तमाम लोग जितने खुश दिखाई दे रहे हैं, आपको इतनी आपकी मसरूफियत कोरिया में भी है, जापान में भी है, उसके बाद कैसे इन तमाम चीज़ों को टाइम देते हैं? नसीम भाई देखें, जब लगन हो ना किसी चीज़ की भी दिल में हो, तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ अल्लाह पाक वो करवा देते हैं, ठीक है। तो मेरा पाकिस्तान के साथ जो है ना, जो रिश्ता है मेरा पाकिस्तान के साथ, चाहे मैं दूसरे कंट्री का नेशनल बन गया हूँ, लेकिन जो रिश्ता मेरा पाकिस्तान में है, जो खून मेरा पाकिस्तान में चलता जलता है, वो तो सिर्फ इसीलिए इन लड़कों और पाकिस्तान के लिए मेरी जान और जिंद जो है ना, मैं पूरा का पूरा अपना जिस्म और अपनी जो भी ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक वो भी मेरी भी पूरी करे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी इस्माइल यारां भाई की टीम से कोई ना कोई लड़का इंटरनेशनल लेवल पे खेले इंशाल्लाह। जो आपके एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, जब आपने यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर को बुला लिया, तो इनको बुलाने की वजह क्या है, क्या दिखाई देती है? जी ले आएं ज़रा अब यहाँ पे। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हसन रज़ा भाई जो है ना, वो इस्माइल यारां भाई की शर्ट जो है ना, वो हम इनको दें, और हमारे इस्माइल यारां भाई की शर्ट जो है ना, ये ताकि जी 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 ये ऐसे ही यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस्माइल यारां भाई की शर्ट जो है ना, हसन भाई जो है ना, वो पहने, हमारे दिल की ख्वाहिश है साथ। तो आपके ये कि ब्रांड एम्बेसडर इस्माइल 1122 का बना रहे हैं? जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हसन, इस्माइल 1122 के साथ आके यहाँ कैसा लगा वैसे? और मुख्तसर सा कि ये शर्ट तो आपको पता नहीं कितनी दुनिया ने जो है वो पहनाई, आपको कई लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यहाँ पे पप्पू जापानी साहब के साथ इस्माइल 1122 ग्राउंड, वो जगह के जहाँ से अब क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं, कैसा लगा? देखिए नसीब भाई, पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से आए, और स्पेशली टेप बॉल जब होती थी, टेनिस बॉल होती थी, तो जितना भी करियर का स्टार्ट जो होता है प्लेयर का, वो इसी से होता है। चाहे वो आप मोहम्मद हफीज़ की बात कर लें, चाहे वो सोहेल तनवीर की बात कर लें, चाहे दीगर और इंटरनेशनल प्लेयर ऐसे हैं उनकी बात कर लें, तो यही प्लेटफॉर्म था हमारा, और यही खेलते खेलते हम लोग आए और आज इस मुकाम पे पहुँचे कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो इसमें से वही लड़के हैं जितने टैलेंटेड हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि 4 टूर्नामेंट ये जीत चुके हैं। इट मीन्स के पप्पू भाई की इतनी मेहनतें हैं इन लोगों पे, और जैसे बताया कि देसी माहौल है, देसी मुर्गियाँ खाते हैं और देसी गज़ा यहाँ पर होती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का सरमाया ये लोग, और फ्यूचर में यही प्लेयर होते हैं जो ऐसे 4 टूर्नामेंट्स इवेंट जीतें और परफॉर्मेंस दें और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच पप्पू जापानी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच हसन रज़ा साहब, ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ओवरऑल जो बात कर रहा था वो यही थी कि फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करें, ये अपने मदद, आप जो भी एफ़र्ट कर रहे हैं, यहाँ ग्राउंड पिच खुद तैयार करते हैं, इस पिच को तैयार करने के बाद खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हद तक ये भी एफ़र्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सरकार ने मुदाखलत नहीं की तो फिर बहुत ही मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि शहरों से प्लेयर उस तरीके से आ नहीं रहे। अगर हमने इन इलाकों पे कि जहाँ पे अब भी क्रिकेट का शौक़, एक जुनून बाकी है, हमने इन लोगों को जुनून के साथ मेहनत करते हुए देखा है। यहाँ पर कुछ यहाँ पे बारिशों की वजह से थोड़ी घास बढ़ गई है, ये भी अपनी मदद आप खुद ही काटते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद जाके खेलते हैं और कामयाबियाँ हासिल करके। तो फिर आज यौम दिफा पर चारवा सेक्टर से नसीम राजपूत यही एक पैगाम देगा कि आप यौम दिफा तो हम मना ही रहे हैं, 1965 ज़बरदस्त किस्म का पाक फ़ौज को सलाम, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों को सलाम। इसके साथ साथ इस इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा सलाम कि जिन्होंने 1965 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था, फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए थे, बम बांध के जो है वो टैंक के नीचे लेट गए थे और अपने मुल्क के दिफा में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यही काम पप्पू जापानी इस वक्त क्रिकेट के लिए कर रहे हैं। इनका भी एक दिफा है कि मेरे मुल्क की टीम मजबूत होनी चाहिए। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। लिब्बे चारवा सेक्टर से इजाज़त, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान, यौम दिफा मुबारक।